अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। हुमा को ज़रा आज हमने आराम का मौका दिया क्योंकि आज उनकी सालगिरह है। आज मैं और आप 2 घंटे जियो पाकिस्तान में साथ रहेंगे। बात तो मैं चाहता था करें हम, लाहौर का मौसम बेहतर हो गया है। सुबह हल्की बारिश से, कहीं कहीं तेज़ बारिश से, कहीं कहीं हल्की तेज़ बारिश से दिन का आगाज़ हुआ। कुछ गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। फिर हमारे जो लेजेंड्स हैं, वर्ल्ड चैम्पियंस ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को मात दिया और आज भी हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमारे ये नॉट सो नौजवान खिलाड़ी या क्रिकेटर्स हमारे नौजवान खिलाड़ियों से फिटनेस में भी और परफॉर्मेंस में भी और फॉर्म में भी हमें तो कई कई मौक़ों पर बेहतर नज़र आए। लेकिन वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल लेटर इन द शो, क्योंकि जब इस तरह की खबरें आ जाए ना तो फिर वो ओवरटेक कर लेती हैं बहुत से मामलात को। और ख़बर ये है, बाय द वे, ये मैचेस जो है ना जियो सुपर दिखा रहा है और हमने कल वहीं देखा और हम बहुत एंटरटेन हुए। लेकिन फिर जब हमें पता लगा कि वफाकी काबीना ने 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी है, तो हमारी जो थोड़ी बहुत खुशी हमें इस मैच के जीतने से मिली थी, या लाहौर में अपने दोस्तों से बात कर रहे थे कि भाई मौसम बेहतर हो गया है, या कराची में बारिश के इम्कान पे कहीं डिस्कशन चल रहा था, वो सारी खुशी हमारी ख़त्म हो गई। क्योंकि अब ज़राए बता रहे हैं कि नापरा ने ₹5.72 फ़ी यूनिट इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवाया था। नापरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का फैसला माली साल 2024-25 के लिए दिया था और नापरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ ₹29.78 से बढ़ाकर, औसत एवरेज की बात कर रहे हैं, ₹30.50 फ़ी यूनिट मंजूर किया था। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ले ली गई है और नापरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। जहाँ हाल ये है कि घंटों लोड शेडिंग हो रही है, गैर एलानिया, मतलब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है, कैपेसिटी के इशूज़ हैं, हम तो कितनी बिजली बना सकते हैं जिसका पेमेंट भी सार्फिन से ली जाती है। लेकिन जब उन 3 महीनों में या उन 2 महीनों में जब बिजली इस मुल्क में चाहिए हर शख्स को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, बला की गर्मी पड़ रही है, सूरज सवा नेज़े पे, उस वक्त आपको बिजली मैसर नहीं आएगी। उसके अलावा आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल लोग इधर उधर बेपर की उड़ाते हुए या बेपर की ना भी उड़ाते हुए नजर आएंगे कि भाई हमारे पास तो इतनी बिजली है, हम तो इतनी बिजली बना सकते हैं। तो भाई जब बिजली चाहिए हमें तब बिजली क्यों नहीं आ रही? मतलब अगर जून, जुलाई, अगस्त में बिजली नहीं मैसर होगी तो हम अपनी कैपेसिटी का क्या करें? अचार डालें? फिर अब ये जो इजाफा हुआ है इसके बाद गरीब आदमी तो, अब मेरा ख्याल है हम क्या कहें, एक अमीर आदमी भी या एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास आदमी भी जो पहले ही बिजली का बिल नहीं अफोर्ड कर पा रहा, वो क्या करेगा? ये वो फैसले हैं जो लिए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि उसकी अपनी मजबूरियां हैं जो हैं, लेकिन अपने भी तो खर्चे कम करें। अभी तक ऑस्ट्रेलिटी मेजर्स पे सिर्फ कमेटी बनी है कि उसने क्या फ़ैसले लेने हैं, बाकी सारे फ़ैसले तो हो रहे हैं और टाइमली हो रहे हैं। तो अपने मुतालिक जो फ़ैसले हैं वो भी ज़रा टाइमली करें ताकि लोगों को कुछ इत्मीनान रहे कि जी हाँ, सभी इस मुश्किल वक्त में एक साथ एक ही लेवल पे गुजर रहे हैं। एक और अहम मामला जो आप कल से सुन रहे होंगे वो ये है कि तहरीक इंसाफ में भाई धड़ेबंदी थी, पहले से लोग डिस्कस कर रहे थे। अब इसकी तस्दीक सॉर्ट ऑफ इस तरह हो गई है कि इमरान खान ने कहा जी आ जाओ, जो धड़े हैं, जो मेजर 2 धड़े हैं, उनका जी आ जाओ, हम ज़रा बैठ के आपका तस्वीया कराते हैं। अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि 2 ग्रुपों में सुलह सफाई के लिए बानी PTI को अडियाला जेल में आज जिरगा बुलाना पड़ गया है। जिरगा कह लें, पंचायत कह लें, कुछ भी कह लें, कई सीनियर रहनुमा पार्टी की मौजूदा क़यादत से बहुत नाखुश हैं और उन्हें शिकवा है कि बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन ने तमाम मामलात अपने हाथ में लिए हुए हैं। खैर शिबली फराज तो पहले से हैं, अब बैरिस्टर गौहर, ये रऊफ हसन वगैरह तो चलें रिलेटिवली न्यूअर हैं आफ्टर द क्रैकडाउन एंड ऑल दैट। एक उमर अयूब भी पहले से ही हैं। अब एक दूसरे के खिलाफ लफ्ज़ी गोलामारी और इल्ज़ाम तराशी में किसी किस्म का फिल वक्त ऐसा लगता है कि कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा है। एक ग्रुप का मौजूदा पार्टी क़यादत पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि ये लोग खुद तो मौजे कर रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं हो रहा, और ये तक कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने पार्टी के लिए जेल में बड़ा मुश्किल वक्त काटा, मगर मौजूदा क़यादत ने उनसे मुलाकात तक करना गवारा नहीं की। रुकन कौमी असम्बली जुनेद अकबर तो अब इतने मायूस हुए हैं कि PTI की कोर कमेटी से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्हें भी शिकायत थी कि पार्टी के तमाम फैसले 2-3 लोग ही कर रहे हैं। PTI रहनुमा शानदाना गुलजार तो सबके सामने मौजूदा क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी हैं और शहरियार आफरीदी पार्टी में मुनाफिकों की मौजूदगी का सरे आम ऐलान करने से भी
भी नहीं हिचकिचाए। फिर शेर अफजल मरवत तो इस मामले में शायद सबसे ही आगे हैं, आपको पता है, वो तो फिर कोई फिल्टर नहीं रखते। चलिए सुन लेते हैं किस किस ने कब कब क्या कहा। अगर हम खान साहब को जेल से नहीं निकाल सकते, 4 महीने हो गए हैं इस असेंबली को, और हम डेस्क मार रहे हैं और थपकियाँ मार रहे हैं और कमेटी खेल रहे हैं असेंबली, इससे बेहतर है घरों में जाके बैठ जाए। तो फ्रस्ट्रेशन सबको हो रही है। इसी तरह शहरियार बहुत सख्त फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि अगर मैं खान साहब के काम नहीं आ सकता तो मैं काहे का एमएनए हूँ। तो अगर हम खान को फिर कैसे और निकालें बच्चे, एमएनए से हम तो बहुत चीज़ें नहीं कर सकते ना, यहाँ पे कदगन होती है। तो फिर जब ऑर्डिनरी सिटीजन होंगे, हमारी मर्जी हम जो करें। देखिए कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी की तब वैल्यू होती है जो पार्लिमानी पार्टी नहीं होती। पार्लिमानी पार्टी सुप्रीम, तो आई गेस शहरियार की वो फ्रस्ट्रेशन निकल रही थी। ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनकी मां बहनों की बेइज्जतियां हुई, और तुम अकेले बैठ के फैसले करोगे। जो खान के खिलाफ जाएगा, मैं उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हूंगा। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप हैं, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। मैं खुल के बात करने वाला हूं। मैं किसी शौकाज मुकाज से नहीं डरता, मैं अल्लाह से डरता हूं। और मरेऊ भाई आपके घर में आया, मैं आज अली अमीन खान से भी कह रहा हूं, मैं आज पीटीआई की लीडरशिप को कह रहा हूं कि आज मेरी फाइनल आपके लिए मैसेज है। वर्कर को उठाए, लॉयलिस्ट को उठाए, वो जो पार्टी की बुनियाद है, ऊपर पैराशूट से रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाट के कमर में चुरे घोंपे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। जेल सुपरडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी। मैं खान के लिए कतई प्रॉब्लम पैदा नहीं करूंगा, तो लिहाजा खान साहब मुझे इस रेस से आउट ही समझे। तो लिहाजा मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। हर मामले पे खान को मिसगाइड किया गया है। बहुत से मामलात ऐसे हैं, पहले ये कोई बयान दे दे, फिर मैं इंशाल्लाह कच्चा छट्टा खोलूंगा इनका। अच्छा जी, ये तो था पार्टी के अंदर का मामला। फिर एक और हैं जो इनके साबिक रहनुमाएं फवाद चौधरी, उनको दाद देनी चाहिए क्योंकि जब वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए थे, ही नोज़ द हाउ टू बिकम रेलेवेंट अगेन और द आर्ट टू बी रेलेवेंट अगेन। वो वापस आए जब जेल से, तो उन्होंने अब रिसेंटली कुछ बयानात, इंटरव्यूज़ देना शुरू किए हैं, दोबारा से ख़बरों में आ गए हैं। वो कहते हैं जी पीटीआई की मौजूदा क़यादत में अहलियत ही नहीं है कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोई हिकमत अमली ये बना सकें। तो जिसको आप पीटीआई की लीडरशिप कह रहे हैं, वो बुनियादी तौर के ऊपर तो लीडरशिप नहीं है। मसलन रऊफ़ हसन अगर आपके प्रोग्राम में आते हैं तो वो तो एक पेड जो है वो मुलाजम है पार्टी में, तो लीडरशिप जो है वो तो उनको नहीं कहा जा सकता। जो दूसरे हामिद खान वगैरह हैं, जब हुकूमत टूटी, हामिद खान साहब कहाँ थे? हामिद खान साहब जो है वो उस वक़्त ऑस्ट्रेलिया में अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उनकी देखभाल में मसरूफ़ थे। जो मौजूदा लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, आप देखिए कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका कोर कमेटी है। इमरान खान को बाहर निकालने के लिए उनकी कोई हिकमत अमली मुझे समझ नहीं आई है। ये कहना, एक वकील आ जाता है, वो कहता है जी ईद के बाद इमरान खान आ जाएंगे, वो कहता है उधर से हो जाएगा। देखिए इसका मतलब यह है कि ये तो फिर सियासत को समझते ही नहीं है, और इससे खतरा मुझे सिर्फ ये है, इमरान खान जो हैं वो और कई महीने जेल में रहेंगे और इनके पास कोई सलूशन नहीं है कि इमरान खान को कैसे वो बाहर लाएंगे। इनकी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल ही आप समझिए मीडियोकर से भी नीचे है। फवाद चौधरी की जानिब से इल्ज़ामात के बाद इत्तलात ये हैं और इसकी तस्दीक भी हो गई है कि अली अमीन गंडापुर और असद कैसर ने उनसे रब्ता किया है भाई, और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने फवाद चौधरी से कहा है कि हाथ हौला रखें, दरख्वास्त की है या वैसी तंबीह की है, क्या कहा है पता नहीं। बहरहाल इमरान खान को जेल गए एक अरसे से ज़्यादा हो गया है। तासुर उभर रहा है कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाई और खींचातानी की वजह से इमरान खान की रिहाई का मामला भी अब दबता जा रहा है। हो सकता है कि आज के मसालहती इजलास में पता चल जाए कि भाई खान साहब का वोट किसके साथ है, या खान साहब कहें भाई सब लोग सब मिलकर साथ काम करने की कोशिश करें। किस तरह होता है या नहीं होता, कौन कौन आज जाएगा, ज़रा और धड़ेबंदी
का पता लग जाएगा ना कि कौन सा ग्रुप किसके साथ है, कौन किस ग्रुप के साथ है। शब्बीर डार है हमारे साथी और हैदर शिराजी हैं जो इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। शब्बीर डार हमें अडयाला जेल के बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं। सो पहले हम चलते हैं शब्बीर डार साहब के पास। शब्बीर डार साहब ज़रा बताइएगा, कोई लिस्ट सामने आई? क्योंकि कल तक तो इबाम ही था, कोई कहता है हमारा नाम है, कोई कहता है हमारा नाम नहीं है। ये किसको मिलने दिया जाता है? ये भी एक लड़ाई की वजह बनता रहा है इतने अरसे कि भाई हमें तो मिलने नहीं दिया जाता रहा। तो आज कौन कौन मिलने जा रहा है? अब्दुल्ला, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। जब से बानी पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है, यहाँ पर जिन पीटीआई रहनुमाओं के एक्सेस है जो बानी पीटीआई से मुतवातर मिलते हैं, इस पर भी लोगों के एतराज़ात हैं। कुछ पीटीआई रहनुमाओं से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि एक मखसूस जो ग्रुप है वो उनकी रसाई है सिर्फ बानी पीटीआई तक, बाकी जो रहनुमा है उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो आज की अहम मुलाकात है जिसमें बानी पीटीआई ने गुज़श्ता समात में भी कहा कि उन्होंने ओहो आप तो हमारा ज़रा डिस्टर्ब हो गया कुछ शब्बीर। as soon as we try to connect with you again. Meanwhile हैदर शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज़। अच्छा जी हैदर साहब ज़रा इंसाइट दें, ये ज़ाहिर है बड़े अरसे से दो ग्रुप या मुताद्दिद ग्रुप, ये वैसे बाय द वे दो हैं कि इसके अलावा भी धड़े हैं या ग्रुप्स हैं? देखिए, ये सिर्फ दो ग्रुप नहीं हैं। बानी पीटीआई ने दो ग्रुपों का तो इकरार किया है कि मैंने दोनों ग्रुपों को बुला लिया है। शायद वो इन रिसेंट एक्टिविटीज़ के तनाज़र में जो दो ग्रुप आपने सामने उनका जिक्र कर रहे थे, लेकिन जो फारवर्ड ब्लॉक है या दीगर रहनुमा हैं वो अलग हैं इनसे। और शरफ अफजल मरवत, शानदाना गुलजार या शरियार आफरीदी वो खुलकर इजहार करते हैं और मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उनके जज्बाती जो अंदाज़ है उसका इस्तेमाल करते हुए, या फिर यूँ समझ लें कि उनका कंधा इस्तेमाल करते हुए, वो जो खामोश ग्रुप है बैकएंड पर बैठा हुआ, वो इस वक्त चाहता है कि इमरान खान के करीब आए और मौजूदा क़यादत को साइड लाइन करे। तो ये चीज़ें, कोशिशें तो जारी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर आज मुलाकात के हवाले से, तो शानदाना गुलजार को आज लेट नाइट, रात देर तक किसी किस्म का कोई इतला नहीं दी गई। जुनेद अकबर को भी आज रात तक जब मेरे उनसे रब्ता हुआ और उन्हें किसी किस्म का कोई इतला या बुलावा नहीं आया कि आप मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही शिकवा किया था। इसके अलावा अगर शरफ अफजल मरवत की बात कीजिए तो उन्हें पहले ही कहा गया है कि बानी पीटीआई आपसे मिलेंगे और मुलाकात के लिए बानी पीटीआई ने शरफ अफजल मरवत को बुलाया हुआ है। वो चूँकि मुल्क से बाहर हैं तो लिहाजा वो वापस आएंगे तो बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। इस दौरान ये जो इख्तलाफात के मामलात हैं, इख्तलाफात का जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि इस वक्त बानी पीटीआई की गैर मौजूदगी में पार्टी पर कंट्रोल हासिल किया जाए, और इसीलिए हमें फवाद चौधरी का भी कहीं ना कहीं किरदार नज़र आता है। और पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ, वो तो खैर पीटीआई का हिस्सा ही नहीं है, पता नहीं उनका क्या मुस्तकबिल होगा, क्या उसमें भी बात होगी या नहीं होगी। हैदर हमारे साथ ही रहिएगा। जी डार साहब, हमारी बात बीच में रुक गई थी। आप बता रहे थे कि अभी फैसला नहीं हुआ कौन कौन आ जाएगा। कब तक ये लिस्ट या फहरिस्त सामने आ जाएगी कि आज किस किस ने मुलाकात करनी है और कितने लोगों को इजाज़त है बैक वक्त मिलने की? जी अब्दुल्ला, जो जेल इंतज़ामिया और पीटीआई रहनुमाओं के माबैन एक मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे के तहत वो अदालती अहकामात पर वो एग्रीमेंट हुआ था। उसमें ये बताया गया था कि एक वक्त में सिर्फ 6 रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त होगी, और हमने देखा है कि जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं पिछले जो अरसे से हुई हैं उसमें सिर्फ 6 ही रहनुमाओं को इजाज़त दी जाती है। जो रहनुमा यहाँ मुलाकात के लिए आते हैं रूटीन में, उनकी लिस्ट एक दिन पहले जारी की जाती है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ से जो आज की अहम मुलाकात है इसकी फ़हरिस्त अभी तक जारी नहीं की गई। हमने जेल इंतज़ामिया से भी रब्ता किया, हमने पीटीआई रहनुमाओं से भी रब्ता किया, लेकिन अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हो चुके हैं। जो पीटीआई में तकसीम और ग्रुपिंग का मामला है, इस पर बानी पीटीआई सख्त जो है परेशान है। गुज़श्ता समात पे भी हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे पता है, मुझे सारी इतलात है कौन ग्रुपिंग कर रहा है, लेकिन आज के दिन
मैंने तमाम जो है जो ग्रुप्स हैं, जो दो, मैंने उनसे पूछा था कि 2 ग्रुप्स कौन हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया था, अलबत्ता उन्होंने कहा कि दोनों ग्रुप्स मैंने बुलाए हैं, उनसे मैं बात करूंगा, उसके बाद ये मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन कई दिनों से हम देख रहे हैं कि साहब आपको क्या लगता है मोस्ट लाइकली अगर 6 लोग मिल सकते हैं तो 3 अपेरेंटली होपफुली एक ग्रुप के होंगे, 3 दूसरे ग्रुप के होंगे। वो शिबली साहब होते हैं, उमर अयूब, ये तो चले होते ही हैं, बाकी दूसरे ग्रुप से कौन कौन होगा, कुछ है इत्तला? गुज़श्ता रोज़ से कई नाम चल रहे हैं, इसमें शानदाना गुलजार है, जुनैद अकबर है, असद कैसर है, इसी तरह शेर अफजल मरवत का नाम भी चल रहा था लेकिन वो मुल्क से बाहर हैं। ये एक साइड का ग्रुप है। दूसरा जो ग्रुप है वो रूटीन में मुलाकातें करता है, जिसमें उमर अयूब है, शिबली फराज हैं, रऊफ़ हसन है और बैरिस्टर गौहर खान है। ये तो इनकी तो मुलाकातें मामूल के मुताबिक हो रही हैं, जब भी मुलाकात होती है तो ये सारे रहनुमा मुलाकात में होते हैं। लेकिन हमने गुज़श्ता कुछ अरसे से देखा है कि जब पहले जो वकला क़यादत मिलती थी बानी पीटीआई से, तो वो जब बाहर निकलते तो वो एज़ इट इज़ बानी पीटीआई का जो भी पैगाम होता था, जो भी डायरेक्शंस होती थी, वो मीडिया पर आकर एज़ इट इज़ बयान कर देते थे। लेकिन जब से रऊफ़ हसन, शिबली फराज और जो दीगर रहनुमा है उनसे मुलाकात के लिए आते हैं, वो जो ही मुलाकात करते हैं उसके बाद वो यहाँ से फ़ौरन रवाना हो जाते हैं, मीडिया से भी बात नहीं करते। इस पर भी मुतअद्दिद पीटीआई रहनुमाओं ने एतराज़ात उठाए हैं कि जो बानी पीटीआई डायरेक्शंस देते हैं अडियाला जेल में मुलाकात के दौरान रहनुमाओं को, वो डायरेक्शंस या वो जो हिदायत है वो एज़ इट इज़ लोगों तक नहीं पहुँचती और उनको मैनिपुलेट किया जाता है। लिहाजा जो ग्रुपिंग और जो तकसीम का मामला है, इस पर भी जो बानी पीटीआई उन्होंने अपने कंसर्न शो किए हैं और आज की अहम मुलाकात है। आज मुलाकात में ये तय होगा कि कौन सा ग्रुप किसके मुखालिफ है। हाँ, बिल्कुल, ये भी इंटरेस्टिंग होगा ना, ये और क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि कौन किसके मुखालिफ है। सो हैदर, ये क्लियर पिक्चर, डार साहब हमारे साथ ही रहिए, कल को ड्रिल वगैरह भी हुई है अडियाला में, वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन हैदर, कुछ आपके पास इत्तला है, अब तो दिन भी शुरू हो गया, लाइक ऑलमोस्ट 9:15 9:20 कि कौन कौन जा रहा है? सभी लोग जो डिफरेंट ग्रुप्स के हैं वो इंतज़ार में होंगे कि भाई शायद हमें बुलावा आ जाए, शायद हम चले जाएं। उधर से क्या कोई शहरियार आफरीदी जाएंगे या शानदाना साहबा, तो आप कह रहे हैं रात तक उन्हें कुछ पता नहीं था। जी हैदर, देखिए, इस बात को जहन में रखें कि बानी पीटीआई के सामने पीटीआई के जो मौजूदा रहनुमा हैं या क़यादत, वो खुलकर इख्तलाफात की बात नहीं करती क्योंकि वो जेल में हैं। और मेरी जब सोर्सेज से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि मेरे सोर्सेज ये इस हवाले से बता रहे थे कि ज़्यादा इम्कान ये है कि कोई भी बंदा खुलकर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाकर इस तरह इख्तलाफात की बात ना करे क्योंकि वो जेल में हैं। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता शब गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मामूल के मुताबिक उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ़ हसन और मैं यहाँ मुलाकात के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तो इस हवाले से इन चारों की तो उन्होंने चारों का जिक्र किया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बानी पीटीआई ने 2-3 समातों कबल ये कहा था कि बानी इस वक्त पीटीआई के अंदर जो खराबियाँ पैदा कर रहे हैं, जो शोर शराबा कर रहे हैं, उनकी फहरिस्त मुझे ला कर दें। अगले इंतखाबात में इन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे अफराद को पार्टी में नहीं होना चाहिए जो कि इस तरह के शोर शराबे में मुलव्विस हैं। एक तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी जो शोर शराबा कर रहे हैं उन्हें अगले इंतखाबात में पार्टी में नहीं रखेंगे। जो ऑलरेडी पार्टी में नहीं है और शोर शराबा कर रहे हैं उनके वापस आने की बातें हो रही हैं, जैसे कि फवाद चौधरी। देखिए, इस हवाले से एक बात तो बानी पीटीआई ने वाजे की है कि पार्टी छोड़कर जाने वाले उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक क़यादत रहा नहीं होगी, पहली बात। दूसरा ये कि फवाद चौधरी ने पार्टी के रहनुमाओं पर जो मुश्किल वक्त में रऊफ़ हसन हो या जितने भी रहनुमा हैं उन पर इल्ज़ामात लगाए, तनकीद की बहुत ज़्यादा। लेकिन गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक दावा किया था कि इस तनकीद के बाद पीटीआई की क़यादत की जानिब से मुझसे रब्ता किया। उन्होंने नाम लिए असद कैसर और अली अमीन का। तो मेरी अली अमीन और असद कैसर से बात हुई है। अली अमीन की जानिब से ये हमें बताया गया है कि हाँ, उन्होंने फवाद चौधरी से रब्ता किया और उन्होंने उस राब्ते की तस्दीक हो गई है, मतलब राब्ते हैं ना। सो लेट्स सी कि उनका क्या मुस्तकबिल होता है। डार साहब, लास्टली ये बता दें कि कब तक हम इंतज़ार करें कि ये 6 लोग सामने आ जाएंगे कि भाई उसके बाद फिर हम गेस करेंगे ना कि इन 6 में ये तो एक ग्रुप है, दूसरा ये ग्रुप है। जी अब्दुल्ला, 2 बजे का टाइम होता है मुलाकात का और 2 से 2:30 बजे तक जो है रहनुमा यहाँ पर आते हैं और उनको इजाज़त दी जाती है अंदर जाने की। ये 1 से 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन रहनुमा यहाँ आते हैं
और कौन कौन से ग्रुप हैं उसमें, और उनकी मुलाकात है आज। ये 2 बजे तकरीबन जो है हमें नज़र आ जाएगा किन किन रहनुमाओं को आज यहाँ पर बुलाया गया है। चलें जी, 2 बजे तक का इंतज़ार करते हैं। शबीर डार साहब, आई एम श्योर गर्मी है, तो आप ज़रा कोई साए वगैरह में जाएं, पानी शानी पिएँ। थैंक यू हैदर फॉर बीइंग विद अस फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज़, एंड थैंक यू शबीर डार साहब। सो 2 बजे तक पता लग जाएगा कि 6 लोग जिनको आज मिलना है PTI के बानी चेयरमैन से, वो कौन कौन हैं। एक तो रेगुलर ग्रुप है, रेगुलर लोग हैं जो मिलते ही हैं, जो ज़ाहिर है जिसमें वकला रहनुमा हैं, इनके चेयरमैन है पार्टी के शिबली फराज हैं, उसमें उमर अयूब है, अपोजिशन लीडर, सेक्रेटरी जनरल भी है। सो बाकी जो दूसरा ग्रुप है उसमें कौन कौन शामिल होता है, दिस इज़ ऑल येट टू बी सीन। हमारे पास और भी बहुत सी बातें आपसे शेयर करने के लिए बट वी हैव टू टेक अ ब्रेक राइट नाउ। थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं फिर। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। भाई पंजाब में मानसून बारिशें शुरू हो चुकी हैं, हमेशा की तरह इस साल भी अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा जाहिर किया जा रहा है, मगर ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि मुल्की और गैर मुल्की सेहत के इदारे मानसून सीज़न में डेंगी के साथ साथ, डेंगी भी अल्लाह माफ़ करे किसी दुश्मन को भी ना हो, ज़ीका वायरस फैलने का भी खदशा जाहिर कर रहे हैं। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि दारुल-हुकूमत में डेंगी केसेस में इजाफा हुआ है, आने वाले दिनों में केसेस कई गुना बढ़ सकते हैं। तमाम अस्पतालों को तैयार रहने का हुक्म भी दिया गया है। दूसरी तरफ अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल और आलमी इदारा सेहत का ये कहना है कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में डेंगी, चिकनगुनिया और ज़ीका वायरस फैलने का अंदेशा है। पाकिस्तान में मुसलसल हीट वेव्स और बारिशों के बायस डेंगी और दीगर वायरल बीमारियों में इजाफा होगा। डेंगी से तो पाकिस्तान अच्छी तरह वाकिफ़ है ही, बाय द वे। बाकी अब पता नहीं, अल्लाह ना करे कि बाकियों से भी हमें गुजरना पड़े। इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद, मुआलिज मुतअद्दी अमराज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल, आप हमेशा हमारी रहनुमाई के लिए दस्तयाब होते हैं। वी रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। अब ज़रा बता दीजिए कि डेंगी तो हमें पता है मच्छर से फैलता है, ये ज़ीका वायरस भी क्या मच्छर मक्खियों से फैलता है या ये किसी और तरीके से इंसानों को मुतासर करता है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बताने का शुक्रिया। तो देखिए, जीका भी बिल्कुल मच्छरों से फैलता है। ये वही मच्छर है जो कि डेंगी फैलाता है। तो डेंगी, चिकनगुनिया, जीका, ये तीनों वायरस एक ही मच्छर है जिससे फैलता है। और मगर अच्छी बात ये है, इसके अलामात जो हैं वो डेंगी के बरक्स इतने शदीद नहीं होते। इसमें अमात की शरह भी कम होती है और इसके सिम्टम्स भी इतने बुरे नहीं होते। सो डेंगी तो आपको पता ही है हमारे यहाँ होता है, तबातुर से होता है और हर दफ़ा अमात भी होती हैं। अब इसके तदारुक का कोई सिलसिला भी समझ में नहीं आता। क्या एहतियातें हैं जो लोग कर सकते हैं टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम ज़ीका, चिकनगुनिया एंड डेंगी? So this is very simple. जो एहतियात हैं ये वही हैं जो कि तीनों वायरस से एक ही है, जो कि मच्छर से बचना है। तो ये जो मच्छर है, जैसे कि हम सब इससे वाकिफ हैं कि ये एक मच्छर जो कि एक तरह से घरेलू मच्छर है। ये घर के अंदर होता है, ये बाहर इतना नहीं होता, घर के अंदर या ऑफिस वगैरह के अंदर होता है। और ये जो मच्छर है, इससे बचने के लिए आपको 3-4 चीज़ें करनी है। एक तो ये कि ये मौसम अच्छा है कि अपने घर के या दफातर की जितनी भी खिड़की की जाली वगैरह है वो चेक कर लें कि मच्छर अंदर ना घुसे किसी तरह से। दूसरा, ये जो मच्छर है ये जगह जगह छुप जाते हैं। तो वो जगह जहाँ पे आप ज्यादा जाते नहीं है, जैसे कि सोफे के नीचे के हिस्से हो गए, पर्दे आपके पास है, वहां पे कोई ऐसा कमरा जो इस्तेमाल नहीं होता, वहां पे जरूर स्प्रे कर लें। और फिर ये मच्छर जो एक दफा घुस जाता है तो बच्चे पैदा करता है, और बच्चे पैदा उस जगह करता है जहाँ पे पानी खड़ा हुआ हो। तो कहीं का पानी खड़ा हुआ हो, खासतौर पे जैसे कि कोई गुलदस्तान वगैरह है या कोई गुस्लखाना जो इस्तेमाल नहीं होता, तो ऐसी जगहों के पानी को आप साफ करते हैं, यानी कि आप वो वगैरह रख लें, मगर वो जो गुलदस्तान है उसको खाली कर लें और धो लें, और ये कम से कम हर दूसरे दिन पे करें। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें तो हैं। डेंगी का तो हमें पता है कि मच्छर के काटने से ही होगा, एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं लगेगा। क्या ज़ीका और चिकनगुनिया भी एज एन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है इसकी, एक्सेप्ट कि आपको मच्छर काटे तभी लगेगा? हाँ, बिल्कुल आपने मैं ये कहने वाला था, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन यानी एक शख्स से दूसरे शख्स जो है ये सिर्फ मच्छर से ही फैलता है, डायरेक्ट नहीं फैलता। यानी कि अगर मुझे जीका है तो मैं किसी को सिर्फ मच्छर के जरिए ही दे सकता हूँ, डायरेक्ट नहीं दे सकता। और एक चीज सॉरी बताना भूल गया कि अगर आपको ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे मच्छर हैं और वो आपका घर नहीं है, जैसे दफातर, मसाजिद वगैरह, तो वो जो भी मच्छर से बचाव के जो लोशन वगैरह होते हैं वो लगा लें ताकि आपको मच्छर
ना काटे। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, दुनिया में वाटर बॉडीज़ होती हैं, फवारे चल रहे होते हैं, लेक्स होती हैं, सब कुछ है। मतलब हमारे यहाँ अगर किसी इंसान ने घर में कुछ वाटर बॉडी में पौधे ही रखे हुए हैं, चाहे वो लोटस के फ्लावर्स हैं, कुछ भी, वो भी नहीं रखे, इसी डर से नहीं रखता कि भाई मच्छर ना पैदा हो। क्या हमारे टेम्परेचर्स का मसला है? बिकॉज हमारे यहाँ मौसम ऐसा है कि इस तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। बाकी तो हमने देखा है कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है डेंगू मच्छर का। नहीं, एक्चुअली ये ट्रू नहीं है। ये वाला मच्छर जो है ना, ये पूरी दुनिया में बहुत रैपिडली फैल रहा है, और पाकिस्तान के अलावा पूरे, मतलब ये एक ऐसा जानवर है जो हमको पता है पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। इवन अमेरिका जैसी जगहों पे ये फैल रहा है। तो ये सब हमारा मसला नहीं है। ये मच्छर जो है ना, ये बहुत ही डीप मच्छर है। बहुत ही ढीठ मच्छर है, और इसको फैलने से रोकने के लिए हमें खुद ही कुछ करना है। जो एहतियाती तदाबीर पहले से हम तो बचपन से ही सुन रहे हैं, अब जो आपको पता ही है लाहौर में पूरा वबा की सूरत इख्तियार किया था ये मामला। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल महमूद, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। और आपको पता है कि क्या करना है। पर्टिकुलरली अगर आप कोई मच्छर से बचने के लिए वो मशीन लगाते हैं, वो जो कॉइल टाइप होती है ना, जो आप अपने प्लग में लगा लेते हैं, या फिर जलेबी जलाते हैं, कुछ भी, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बिकॉज़ सीज़न आ गया है भाई। बाहर जाते हुए पर्टिकुलरली बच्चों को कोई मच्छर से बचने का लोशन, क्रीम, स्प्रे, कुछ भी, शॉर्ट्स, मैं इस मौसम में अपने बच्चों को तो शॉर्ट्स नहीं पहनाता। पर्टिकुलरली जब बाहर जा रहे हों, पूरे ऐसे कपड़े पहनाएं जिसमें टांगे ढक जाएं, मोज़े पहनाएं, पूरे बाजू वाली आस्तीनों वाली कमीज़ पहनाएं, ताकि ज़रा चांसेस कम हो। क्योंकि अगर आपको डेंगू हुआ है तो यूँ नो कि ये निचोड़ देता है इंसान को। सो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, और अपने इर्द गिर्द जो मच्छर के परवान चढ़ने के लिए कुछ इन्वायरमेंट्स होते हैं उस पर भी नज़र रखें। और होपफुली कि सूबाई हुकूमतें, शहरी इंतज़ामिया स्प्रे करेगी मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पर ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। सो और हम और आप सफाई का ख्याल रखें। सफाई का ख्याल रखने से मुराद ये है कि गमलों की प्लेटों में भी इवन जो पानी जमा हो जाता है ना, उसको भी ना जमा होने दें। गमले तो होते ही हैं ज़्यादातर लोगों के घरों में, सो जस्ट बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। और अदरवाइज़ अगर कोई आपके घर में फवारा है, कोई लेक है, तो उसमें ज़रा छोटा सा कुछ है तो उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर में। भाई एक वक्त था जब घर से सौदा सल्फ ले जाने के लिए कपड़े का थैला हाथ में हुआ करता था। मुझे याद है हमारी दादी जान लिया के जाती थी ये थैला, उसके बाद फिर बतदरीज ख़त्म होता चला गया, और अब तो 90s के बच्चों को भी शायद याद हो। लेकिन वक्त बदला, कपड़े के थैले की जगह प्लास्टिक की थैलियों ने ले ली, जिन्हें हम शॉपर कहते हैं उर्फ़े आम में। और आपको यकीन आए ना आए, एक रिपोर्ट के मुताबिक हम हर साल 55 अरब प्लास्टिक थैलियाँ इस्तेमाल करते हैं, और हर साल इनकी तादाद 15% बढ़ रही है। इन थैलियों ने जहां माहौल को आलूदा किया है, वहीं शहरों का सीवरेज निज़ाम तबाह कर दिया है। आप दूर दराज के क्या शहर में इलाके देख लें, कितने इर्द गिर्द आपको दरख्त मिल जाएंगे जिनमें पत्तों की जगह थैलियाँ लटक रही हैं। गटर बंद होने से की सबसे बड़ी वजह ये थैलियाँ बताई जाती हैं। निकासी आब ना होने से थैलियाँ बारिशों में अर्बन फ्लडिंग की भी वजह बनती हैं, और इनके गलने सड़ने का तो पूछें ही मत। एक प्लास्टिक बैग को ज़मीन में मुकम्मल जज्ब होने के लिए 9 से 10 सदियाँ लगती हैं। पंजाब में प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी पर शायद किसी हद तक अमल हो भी रहा है, मगर सिंध में हर सूबाई हुकूमत प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी के ऐलानात करती है। आज तक इस पर अमल नहीं हुआ है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा और चेयरपर्सन सेनेट कायमा कमेटी माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे पर कहा कि पाकिस्तान प्लास्टिक की आलूदगी के संगीन मसले से दो चार है। उन्होंने इन थैलियों को माहौल दुश्मन करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान को हर सूरत इससे निपटना होगा, लेकिन सवाल यह है कि हमारे रहनुमा जहां इनकी जमात की अपनी हुकूमत है वहां उन्हें ख़त्म करने का मुतालबा क्यों नहीं किया अब तक, या अगर किया है तो क्या किया जा रहा है। हमारे साथ हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर कराची भी हैं और तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट भी हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। मुर्तज़ा साहब, शेरी रहमान साहिबा आपकी सीनियर रहनुमा, इन्होंने प्लास्टिक बैग्स को माहौल के लिए ज़हर कातिल करार दिया है। आप भी बतौर मेयर ये बताते रहे हैं कि नालों की सफाई और कचरे वगैरह में इन शॉपरों का कितना बड़ा किरदार है। सो जब इतनी परेशानी का सामना है तो सूबाई हुकूमत और कराची के आवाम को इन प्लास्टिक बैग्स ना ख़त्म होने की वजह भी बता दीजिए अब तक।
देखिए, हम सब गुफ्तगू तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जो एक्चुअली इश्यूज़ हैं हम उनके ऊपर फोकस करने में किसी तरीके से अवॉइड कर जाते हैं। बुनियादी इशू ये है कि कानून साजी का फुक़दान है। मैं जब एडमिनिस्ट्रेटर बना था आज से कोई 2 साल कबल, तो उस ज़माने में हमने करारदाद KMC की सिटी काउंसिल के तहत हमने अप्रूव कराई थी, जिसको वो जो शॉपिंग बैग मैन्युफैक्चरर हैं वो अदालत ले गए। उन्होंने अदालत में इसको चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद अदालत ने ये फ़ैसला किया कि जो सिटी काउंसिल की करारदाद है वो चूँकि मुतसादिम है सूबाई कानून से, तो इसलिए उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, उसको कलअदम कर दिया गया। मैंने इस मामले को सूबाई हुकूमत के साथ अब रेज़ किया हुआ है और कोशिश ये कर रहा हूँ कि उनका जो 2014 का एक कानून है उसके अंदर एक अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, वो अमेंडमेंट कर ली जाए। उसके बाद हम एब्सोल्यूट बैन की तरफ जा पाएंगे। मैं यहाँ पर ये चीज़ वाज़े करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार इस इशू को रेस करते हैं कि जी ये जो बैग्स की इंडस्ट्री है, इससे वाबस्ता लोग जो हैं उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। मैं ये समझता हूँ पिछले कई अरसे से ये गुफ्तगू चली आ रही है और उन मैन्युफैक्चरर्स को अब ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है कि वो जो ऑल्टरनेट है उसकी तरफ चले जाएं, ताकि ये जो हमारी माहौल दोस्त स्ट्रैटेजी है वो भी कामयाब हो सके और हमारा जो समंदर ख़राब हो रहा है, हमारी सेवरेज का निज़ाम और नालों का निज़ाम जो ख़राब हो रहा है उसको हम काबू करने में कामयाब हो पाएँ। तो KMC के हद तक तो ये काम हो चुका है। मदद हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। उस मामले को मैंने रेस किया हुआ है और मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाअल्लाह कि सूबाई हुकूमत जो है इस मामले को एड्रेस कर लेगी और उसके बाद हम एब्सोल्यूट बैन की तरफ चले जाएंगे। आप कह रहे हैं कानून साजी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से होगी तो ज़रा और आसानी होगी आपको इसमें इम्प्लीमेंटेशन में। ये बता दीजिए कि पाबंदी तो इस पर मुतअद्दिद दफ़ा मुर्तसाब लग चुकी है, सो क्या वजह है कि पाबंदी पे अमल दरामद नहीं हो पाता? नहीं, मैं थोड़ा सा वाज़े करूँ, पाबंदी सिंध हुकूमत ने बिल्कुल लगाई थी और वो 2014 से लगी हुई है। उसको 2019 में हमने इन्फोर्स करने की कोशिश भी की थी। उसमें एक सुकून है और सुकून ये है कि कानून ये कहता है कि बायोडिग्रेडेबल बैग्स की इजाज़त है और नॉन बायोडिग्रेडेबल बैग्स की इजाज़त नहीं होगी। अब वो जो ठेले पे एम्प्रेस मार्केट पे दुकान पे या तारिक रोड पर या बोरी बाजार में या लेट से औरंगी टाउन में जो शॉपिंग बैग लेके घूम रहे हैं उसको डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसलिए इसका हल यही है कि आप इसको एब्सोल्यूट बैन करें ताकि जो बार बार इस लूप होल का लोग फ़ायदा उठा जाते हैं वो फ़ायदा ना उठा सकें और एब्सोल्यूट बैन हम कर सकें ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को इस बहुत ही नेगेटिव चीज़ से बचा सकें। आपने कहा आपने मामला सूबाई हुकूमत के साथ भी उठाया है, कानून साजी भी आपको उम्मीद है जल्द हो जाएगी। कितना वक्त लगता हुआ देख रहे हैं कि हम एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स फ्री कराची देख सकें? मतलब वुड इट टेक ईयर्स, अ डेकेड में भी? कोई टाइमलाइन है आपके जहन में? देखिए, इसको 2 हिस्सों में स्ट्रैटेजी को डिवाइड करना होगा। पहली स्ट्रैटेजी तो ये है कि कानूनी एतबार से जो सुकून है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर वो सुकून एड्रेस हो जाता है उसके बाद इन्फोर्समेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। इन्फोर्समेंट में फ्यूचरिस्टिक इन्फोर्समेंट तो हो जाएगी, आप रोक देंगे। उसके साथ साथ जो माजी में थैलियाँ इस्तेमाल हो चुकी हैं, अगर आप मेरी लैंडफिल साइट पर जाइए, हमारे गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस पे जाइए, हमारे नालों में जाइए, तो आपको एग्जिस्टिंग थैलियाँ इतनी सारी नज़र आती हैं। तो वो जो ऑलरेडी डैमेज कॉज हो चुका है उसको ओवरकम करने में हमको कई साल लगेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ वो कई साल का सोच के हम अच्छे काम करने से रुक जाते हैं। हमें फौरी तौर पर ये कानून साजी करने की ज़रूरत है और करने के बाद इसको इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, आपका टीवी चैनल जो है सारी दुनिया देखती है, आपका प्रोग्राम सब लोग देख रहे होते हैं। मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इंसान खुद भी अपने किरदार से उसकी इन्फोर्समेंट कर सकता है। देखिए, हम तमाम शहरियों को ये पता है कि थैलियाँ जो है वो माहौल दोस्त नहीं है। हम तमाम शहरियों को पता है ये हमारे नालों को, समंदर को, हमारे सेवरेज लाइंस को चोक करते हैं। क्यों ना हम हुकूमत के ऊपर तो प्रेशर डालें कि हुकूमत बिल्कुल इसके ऊपर एब्सोल्यूट बैन लगाए, लेकिन हम लोग बहैसियत शहरी अपनी कंट्रीब्यूशन भी करनी चाहिए। राइट। मुज़्ज़ा साहब, आखिरी सवाल मानसून से मुताल्लिक है, बारिशों की तवक्को है,
कराची वाले आपको पता है ज़्यादा बारिश आती है तो फिर डर जाते हैं शहर पानी पानी ना हो जाए, तैयारी पूरी है आप लोगों की? देखिए, ऑनगोइंग काम होता है और सफाई कॉन्स्टेंटली चल रही होती है। आपसे कुछ रोज कबल 10-12 रोज हो गए हमको सफाई के अमल को स्टार्ट किए हुए, और कराची के तमाम बड़े नालों के चोकिंग पॉइंट्स को एड्रेस किया जा रहा है, उनके ऊपर काम चल रहा है। उसके साथ साथ और जो छोटे नाले उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह हम लोग सब फील्ड में होंगे, हमारा अमला फील्ड में होगा और काम करता हुआ नजर आएगा। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि 2020 हो 2022 की बारिशें हों, आपकी इंतज़ामिया हरकत में नज़र आई थी, आपकी इंतज़ामिया ग्राउंड पर नज़र आई थी, और जिस तरह की तबाही बाकी पाकिस्तान में हुई थी उस तरह की तबाही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में नहीं हुई। जिन जिन जगहों पर ऐसे नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हुआ वहाँ पर भी पानी को बरवक्त तरीके से निकाल लिया गया था। तो मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि नालों की सफाई का प्रोसेस चल रहा है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि इंशाल्लाह सितंबर तक, जब तक मॉनसून स्पेल ख़त्म नहीं होता, ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। बट एट द सेम टाइम जहाँ ऐसे नशेबी इन प्रोग्रेस और ये सिलसिला चलता रहेगा, आप कह रहे हैं जी, यकीन दहानी करा रहे हैं कि इस दफ़ा भी मसला नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका मुंसर साहब। ब्रेक लेनी है, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। अभी हम सवात जाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ तो बहुत गर्मी है जहाँ हम हैं। सो हम सवात में मौसम देखेंगे कि कैसा है। महबूब इस वक्त स्वात की हसीन तरीन मकाम वादी मरगज़ार में मौजूद हो, और वादी मरगज़ार में जो सफ़ेद महल है स्वात की रियासती दौर का, तो यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में लोग इस इलाके को देखने आते हैं। और चूँकि यहाँ का मौसम हमेशा इंतहाई खुशगवार होता है, इसलिए ये सयाहों का एक फेवरेट डेस्टिनेशन भी है। आज जबकि पूरे मुल्क में खासी गर्मी की लहर जो है वो दौड़ गई है, और गर्मी अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन आज भी मरगज़ार में हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मौसम इंतहाई खुशगवार है। कुछ सयाह हमारे साथ मौजूद है, उनकी फीलिंग्स क्या है, आइए इस हवाले से उनसे बात करते हैं। कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ स्वात जो लोग भी आते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और इस हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करें। मैं यही कहूँगी कि स्वात एक बहुत ज़्यादा कल्चर और खूबसूरत जगह है, और लड़कियों को भी यहाँ पे विजिट करना चाहिए। ख़ासतौर पे नेचर लवर्स को यहाँ पर तो बिल्कुल आना चाहिए। ख़ासतौर पे वेदर के हिसाब से ये जगह मेरे लिए वाव है एकदम। बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह के इन सयाहों से हम बात कर रहे थे कि काफ़ी खुश है, और इन लोगों का ये कहना है कि एक तो यहाँ के नज़ारे जो है वो बेमिसाल है, साथ में यहाँ का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। इसलिए पूरे पाकिस्तान के सयाहों को इनका ये मैसेज है कि आप ज़रूर एक दफ़ा आए और अपनी ज़िंदगी की हसीन लम्हात यहाँ पे गुजारें। ब्यूटीफुल जी, लोग ऑलरेडी जा रहे हैं अभी, और लोगों ने प्लान बना लिया होगा ये मनाजिर देखने के बाद। मरी लेकिन नज़दीक है ज़रा, मरी तो ज़रा ज़्यादा लोग आसानी से जा सकते हैं, सवात फिर भी थोड़ा सा आगे है। सो मरी में क्या मौसम है, जवाद अब्बासी बताएंगे। जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोसार मरी में, और मरी के मौसम के हवाले से बात करें तो मरी का मौसम इन दिनों इंतहाई खुशगवार है। मानसून का भी आगाज़ हो चुका है। मरी में जो है वो कभी यहाँ पे बारिश का सिलसिला देखने को मिलता है, तो कभी धूप जो है उससे मौसम जो है वो इंतहाई सुहाना हो जाता है। अब भी मौसम जो है वो अबर आलूद है, आसमान पे काली घटाएं मौजूद हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है। अगर यहाँ में सयाहों के हवाले से बात करूँ तो चूंकि मुल्क भर में जो गर्मी की लहर है वो अपने उरूज पे है। मुल्क में जो है वो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड को जहाँ पे छू रहा है, तो वहीं पे मलका कोसार मरी में आजकल जो दर्जा हरारत है वो नॉर्मली जो है वो 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त मरी का जो गर्माई सीजन है वो भी अपने उरूज पे है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे अकब में गाड़ियों की बड़ी लंबी लाइनें हैं। मैं जिगा गली मैन एंट्री चौक में मौजूद हूँ, और इस वक्त मरी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे जो है वो गाड़ियों की लंबी लाइनें हैं। जबकि यहाँ में इंतजामात के हवाले से अगर आपको बताऊँ तो चूंकि गर्माई सीजन शुरू होते ही जो जिला इंतजामिया मरी थी उसने जिला इंतजामिया रावलपिंडी से जो है वो मुख्तलिफ जो महकमा जात थे उनकी इजाफी नफरी जो थी वो तलब की थी, जिसमें खास तौर पे सिटी ट्रैफिक पुलिस की जो है वो इस वक्त इजाफी नफरी जो है वो मलका कोसार मरी के चौक चौराहों में तैनात है। सीन ऑन है जी, मरी में भी माशाल्लाह सयाहों की बड़ी तादाद आ रही है, जा रही है। सो इस्लामाबाद में भी बारिश की इत्तलात है, वहाँ भी कुछ गर्मी में कमी हुई है।